बच्चों ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है समझिए। तो इनकी प्रॉपर्टीज वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। तो उसमें सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि आप सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्किल पे लाई करते हैं और उस सर्किल का सेंटर होता है ओरिजिन। और जैसे यहाँ पर अगर आप देखें nth रूट ऑफ यूनिटी में तो z टू दी पावर n है 1, तो मॉड z भी क्या हो जाएगा 1, है ना। तो मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 1। तो z कहाँ पर है, z सरकमफेरेंस पर है और z का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, लाइक दिस। अच्छा, जितने भी z है उन सब के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 2π/n, जैसे वो तो हमेशा ही होता है। तो जैसे से अगर हम एक z बना लें कहीं भी, सही है, z1 था तो z1 था सिस 0, तो सिस 0 यानी कि रियल एक्सिस से उसका एंगल कितना है, एग्जैक्टली 0 डिग्री। तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि साहब ये जो है हमारी रियल एक्सिस है ना, ये रियल एक्सिस है। तो इस रियल एक्सिस पर ही है हमारा z1, तो z1 हो गया सिस 0 या 1। अब देखो z2 क्या है, सिस 2π/n, मतलब ये एंगल कितना है बच्चों, 2π/n, तो यहाँ पहुँच गया z2। फिर z3 और z2 के बीच का एंगल भी कितना है, 2π/n, तो ये हो गया z3। ऐसे चलते रहेगा। और इस सर्किल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट, लाइक दिस, है ना। फिर जैसे इसको चलो मान लेते हैं z4 है, तो ये भी 2π/n। तो ये सारे z1 से लेकर zn तक सारे आते रहेंगे इसी के ऊपर। तो सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही, बस इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है बच्चों जो वहाँ नहीं थी, उस पर जरा गौर करने का है। तो प्रॉपर्टीज में एक तो यही लिख सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज सेम ही है जैसा पीछे पढ़ के आए। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने यहाँ पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी है। जैसे हमने पढ़ा था कि सारे रूट्स का समेशन 0, फिर सारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो सब चीज़ यहाँ सब लागू है। सारे रूट्स एक सर्किल पर हैं वो भी लागू है, सर्किल का सेंटर ओरिजिन है वो भी लागू है, सभी रूट्स एक जीपी बनाते हैं, जीपी का कॉमन रेशियो सिस 2π/n है वो भी लागू है। तो ऑल प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्टली सेम, बस सिवाय एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। देखो वो वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी यूनिटी के अलावा बाकी सब जगह हमेशा लागू नहीं होगी, लेकिन यूनिटी वाले में हमेशा लागू हो जाएगी। देखो क्या, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई भी दो रूट ले लें, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई भी दो रूट ले लें तो तीसरी रूट आ जाएगा उनका मल्टीप्लिकेशन। तो वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स इज इक्वल टू वन ऑफ द रूट्स। जो टोटल रूट्स है ना बच्चों, उसी में से एक रूट आंसर आ जाता है, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता है। मतलब यूनिटी के अलावा आप ये प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इसका लॉजिक सीखते हैं, ऐसा क्यों। तो एक रियल टाइम एग्जांपल करते हैं, उससे ही लॉजिक आ जाएगा।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट इज वन ऑफ द रूट। तो कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं से, जैसे हुआ कि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लिखना है। सपोज बात हुई कि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लिखिए। अब देखो, अब डायरेक्टली लिख रहे हैं बच्चों, ठीक। देखो तुम्हें भी ये ऐसे ही डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब तुम वहां घिस रहे हो, है ना, पता चले तुम यूनिटी लिख पा रहे हो, तब तक वो अगला जो है सवाल कर लिया और आगे पे चला गया, तुम घिसते ही रह गए। तो वहां घिसने से बचना है तो अभी घिसना जरूरी है, बट अभी तो आप हीरो बने रहेंगे, है ना, फिर वहां जीरो हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा घुग्गू बन के पढ़ने की जरूरत है। अभी अच्छे से घिसोगे तब ना तुम्हें सब ध्यान में रह पाएगा। तो बात हुई कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे। तो एक बात आपको रट लेनी है कि जब भी रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो तो सिस 2k पाई बाई n लिखना है डायरेक्ट। अब फिफ्थ रूट था तो 2k बाई 5 लिख दिए। भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या लिखते हैं, सिस 2k पाई बाई n, तो सिस 2k पाई बाई 5। एकदम ये रटा हुआ होना चाहिए। अब यहां पर k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 वैल्यूज ले लीजिए k की। यू टेक दीज 5 वैल्यूज ऑफ k एंड देन गेट ऑल द 5 रूट्स। तो सारे वैल्यूज जरा लिख के देखते हैं, फिर हम कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल सी कि क्या तीसरा आंसर आता है। तो से Z1 लिखे तो k को 0 लिख दिए, तो ये हो गया सिस 0। फिर Z2 लिखा हमने तो k को 1 लिख दिए, तो 2 पाई बाई 5। फिर Z3 लिखा हमने तो k को 2 लिख दिया, तो 4 पाई बाई 5 हो गया, ठीक है। फिर बच्चों मैंने Z4 लिखा तो k को 3 लिख दिया, तो 6 पाई बाई 5 हो गया। फिर हमने Z5 लिखा तो k को 4 कर दिए, तो 8 पाई बाई 5 हो गया। तो 5 ही रूट्स आने थे। ये वैल्यू है k इक्वल टू 0 के लिए। ये वैल्यू आई अगर k 1 हो जाए, ये वैल्यू आई अगर k 2 हो जाए, 3 हो जाए और ये 4 हो जाए। अब देखो रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी दो रूट का मल्टीप्लाई करने से तीसरा आना चाहिए, उसी में से कोई आंसर आना चाहिए। तो सब बच्चे जरा ऊपर गौर से देखें, से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो वैसे ही 6 पाई बाई 5 तो नजर ही आ रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो जब भी दो से मल्टीप्लाई होंगे तो बस उनके एंगल्स का एडिशन हो जाता है, तो फिर से यही हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स डू Z4 और Z5 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब देखो परिणाम क्या आ रहा है। बच्चों गौर से देखो, तो 6 पाई बाई 5 है और 8 पाई बाई 5 है, तो मिला के ये हो गया 8 और 6 14 पाई बाई 5, ऐसा हो गया। ये 6 14 पाई बाई 5 हो गया। अब आप कहेंगे साहब ये तो है ही नहीं, 14 पाई बाई 5 तो कहीं है ही नहीं, आप तो बता रहे थे कुछ उसी में से आएगा। है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो तो नजर आएगा, है, थोड़ा आंखें खोल के देखोगे तो समझ में आएगा। कैसे, इसको ऐसे सोचो कि 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 5 लिखो, ऐसे कर सकते हैं ना। 14 बाई 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ठीक है। अब 2 पाई प्लस थीटा लिखने का मतलब है थीटा, लाइक दिस। तो ये क्या है, Z3 है। तो बच्चों कभी इसमें गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। बच्चों मैथ्स फिजिक्स पढ़ने में ही तो आराम है कि एक बार जो चीज सीख ली तो पक्की हो गई, उसको गड़बड़ नहीं हो सकती होगी। तो
कोई भी दो रूट आप मल्टीप्लाई करो, जैसे इन दो को मल्टीप्लाई करो तो 8 4 12/5, तो 12/5 है। जैसे हम पूछें Z3 Z5 किसके बराबर है? Z2 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2π + 2π/5 हो जाएगा ना। कॉन्जिक्यूटिव की बात कहाँ है? जैसे मान लीजिए, जैसे इन्होंने पूछा सर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लाई करें, क्यों कॉन्जिक्यूटिव करना है? जैसे मैं बता रहा हूँ ना एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि साहब Z3 Z5 कर लो, एक तो तुमने ये किया, एक और कर लें आप, एक आप और ट्राई कर लें। तो ऐसा कर लें कि Z3 Z5 कर लें, Z3 Z5 यानी ये वाला और ये वाला, तो एंगल्स जो है स्क्वायर्ड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4π/5 और 8π/5, तो 12π/5 हो गया। तो 2π का मल्टीपल तो हमेशा आप अलग कर सकते हैं ना, तो ऐसे हो गया, 2π अलग कर दीजिए, 2π/5 अलग कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 2 12/5, 12π/5। तो 2π को लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, आप 2π रिमूव कर सकते हैं, तो सिर्फ 2π/5। तो Z3 Z5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग Z2, ऐसे Z2 आ गया। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस थिंग्स। तो आप कोई भी दो मल्टीप्लाई से इसको कर दिए तो ये आ गया। जैसे यहाँ कर दो Z2 Z5, तो 10π/5, तो मतलब वो तो 2π हो गया, 2π मतलब 0 हो गया, तो Z1 के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी दो मल्टीप्लाई करोगे उसी में से कोई तीसरा आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ वहाँ वैलिड क्यों नहीं हो पाती है? देखो, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा बोला जाए कि साहब 5 का से 10th रूट बताइए, तो हर z का मैग्नीट्यूड 5 का पावर 1/10 आएगा। जब दो बार 5 का पावर 1/10 हो जाएगा तो फिर वो किसी तीसरे के बराबर कैसे आएगा? आप सोचिए ना, दो बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड, तो फिर वो तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो चूंकि यहाँ मैग्नीट्यूड सबका बच्चों 1 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू भी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लॉजिक है। डन।